हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सुडूक परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए फुल पेपर, जिसमें जीके, रीजनिंग, साइंस, मैथ के टोटल 45 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप सभी का सही करने का टारगेट 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जीके के प्रश्नों को हल करेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद साइंस की और लास्ट में मैथ के सवालों को हल करने वाले हैं। तो नोट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि सभी प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आने वाले हैं आपके ओरिजिनल पेपर में। तो इस बार आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हो जाए, क्योंकि इस बार 1 महीने बाद फॉर्म आया है। तो अभी तक आप लोगों ने आर्मी अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो लास्ट डेट फॉर्म भरने का 10 अप्रैल है। इसके बाद आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इस बार आर्मी अग्निवीर क्वालिफाइंग करने के लिए आप सभी के पास 2 मौके हैं, क्योंकि इस बार 2 पोस्टों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 2 दिन अलग अलग शिफ्टों में आपको एग्ज़ाम देना होगा। यदि मान लीजिए कि आप आर्मी जीडी का भी फॉर्म अप्लाई करते हैं और 8 पास पे ट्रेडमैन का फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो एक दिन आर्मी जीडी का एग्ज़ाम देना होगा, तो एक दिन ट्रेडमैन का एग्ज़ाम देना होगा। ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। प्लस ये 10वीं पास प्लस 12वीं पास हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि 10वीं पास में आपका 33%, जो कि 5 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं 10वीं में, जैसे एक हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है, एक मैथ होता है, तो एक साइंस होता है, एक सोशल साइंस होता है। इन 5 सब्जेक्टों मिलाकर आपका 45% तो होना आवश्यक है, लेकिन इन 5 सब्जेक्टों भाई 33% होना आवश्यक है, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा साथ ही अभी आर्मी अग्निवीर में एक हवलदार का पोस्ट आना बाकी है, उसमें 20 से लेकर 25 वर्ष की स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें तो केवल आर्मी जीडी के लिए WMP, ट्रेडमैन, क्लर्क, सिपाही, फार्मे, इस सभी पोस्टों के लिए फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, फुल पेपर को हल करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो लास्ट में आपका कितना स्कोर बनेगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7:30 PM पे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए आज फुल पेपर का पहला प्रश्न हल करते हैं। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे? बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे? राइट आंसर दीजिए, सोचिए समझिए, उसके बाद इस सवाल का राइट आंसर देंगे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे? तो चन्ना थे। पहले का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया था? भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया था? तो 26 नवंबर 2022 को मनाए गए थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? तो जैसा कि इस बार जो आर्मी अग्निवीर का पेपर होगा जीडी में, जैसे कि 15 क्वेश्चन जीके का आएगा, 15 क्वेश्चन साइंस का, 15 क्वेश्चन मैथ का और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 नंबरों का आपका पेपर रहता है। यदि इस बार आप टारगेट 35 का लेके चलेंगे तभी आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि पहला पड़ाव आपको कंप्यूटर पे एक पेपर देना होगा, उसके बाद फिजिकल, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये लास्ट के 4 पॉइंट आपको क्लियर करना ही होगा। 4 पड़ाव आपको गुजरना पड़ेगा यदि आपको आर्मी अग्निवीर क्वालिफाइंग करना है तो। ओके दोस्त, तो जीके का 15 क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, साइंस की भी 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आते हैं, 20 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग की मिला करेंगे। यदि आप डेली यहाँ से भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो 20 में से 20 आराम से करके आएंगे। देखिएगा मैथ और रीजनिंग के सवाल कैसे पूछे गए थे। तो बताइए गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत समय का ये फेस्टिवल है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो इनमें से संघ सूची का विषय कौन सा है? तो देश की रक्षा एक संघ सूची का विषय है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत पर किया जाता है? भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत पर किया जाता है? बताइए। तो ये कर्नाटक पे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो साथ ही मलयालम भाषा को किस
को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 2012, 2013, 2014 या 2015 में? तो साथ ही याद रखिए 2013 में प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में अभियंता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? भारत में अभियंता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? बताएंगे सभी साथी। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में अभियंता दिवस किनकी यादों में मनाया जाता है? तो भाई डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के याद में मनाया जाता है अभियंता दिवस भारत में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथी जो पेनाल्टी कॉर्नर है ये किस खेल से संबंधित है? चेस, टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी से? बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई हॉकी खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि जो रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है? भाई एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है? बताइए। तो हमारे देश के राष्ट्रपति साहब करेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वर्तमान में देश के राष्ट्रपति कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि इसमें 15वें नंबर पे काम कर रही हैं। 5 सालों का इनका काम होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कूट नाम क्या था? भारत पाक कारगिल युद्ध का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विराट या ऑपरेशन कारगिल? बताइए। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कूट नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? मणिपुर, उत्तराखंड, केरल या हिमाचल प्रदेश में? तो भाई लोकटक झील तो मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी? एक सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा, या तो देश का पूछ देगा या तो अपने भारत के सभी राज्यों का किसी भी स्टेट का राजधानी पूछ सकता है। और वर्तमान में कौन क्या है, जैसे सीएम का पूछ देगा, राज्यपाल का पूछ देगा। तो जो इंपॉर्टेंट स्टेट है उनके सीएम और राज्यपाल भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि 2 प्रश्न आएंगे डायरेक्ट है बिल्कुल यही वाला, या तो राजधानी या तो राज्यपाल या तो सीएम। तो कौन सी ओमान की राजधानी इनमें से? तो ओमान की राजधानी क्या होती है भाई? मस्कट होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? बताइए इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी घाट में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद हो रहेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। केवल आप लोग देखते हैं, नोटिफिकेशन नहीं ऑन करते, इसलिए आपके पास सबसे पहला जो हम डेली क्लास प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है। क्योंकि सर देखिए लगातार हम आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं, 2 क्लास एक दिन में प्रोवाइड करते हैं। ये क्लास हम डेली आपको प्रोवाइड करेंगे जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से, और जितना भी पेपर होगा उसका एनालिसिस के साथ साथ है। और पिछले वर्ष का जो हमने पूरा पेपर करा दिया है, आर्मी अग्निवीर नाम के प्लेलिस्ट से एक बना गया है, क्रिएट हुआ है प्लेलिस्ट। डेली का डेली वो प्लेलिस्ट अपडेट होता रहता है, उसमें डेली जो क्लास रहता है उसमें हम प्रोवाइड करते रहते हैं। ओके तो आप डेली का डेली चेक किया कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। भारत में मेलोडी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? भारत में मेलोडी की रानी के नाम से कौन फेमस थी? तो भाई लता मंगेशकर थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। पंडवानी नाटक भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथी पंडवानी नाटक भारत के किस राज्य से संबंधित है? जैसा कि साथी 2 महीने बाद पेपर होगा तो रख हौसला वो मंजर भी आ गया, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आ गया, थक कर ना बैठिए मंजिल को मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आने वाला है। तो इस बार साथी आपके वतन पे वर्दी होगी और आप इस बार जरूर फौजी बनेंगे। ओके तो यही प्रण के साथ अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रखिए, लेकिन आपको एक भी दिन रुकना नहीं है दोस्त। डेली के डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। पहला आपको पढ़ाओ कंप्यूटर पे पेपर देना है, उसके बाद ही आपका फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
ओके। तो पंडवानी नाटक भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। गौतम बुद्ध का मूल नाम गौतम था, यानी गौतम बुद्ध का मूल नाम कौन गौतम था भाई? सुशांत गौतम या शिव गौतम, श्रीधर या सिद्धार्थ गौतम? भाई सिद्धार्थ गौतम था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। हर एक शिफ्ट में भाई 2024 के पेपर में जो 22 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच में पेपर हुआ था, हर एक शिफ्ट में गौतम बुद्ध से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। तो इस बार भी हो सकता है पेपर में सवाल पूछ दिया जाए। अगला सवाल बताइए 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर है? भाई सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर है, लेकिन छोटा पूछा है। छोटा महासागर कौन सा इनमें से? तो आर्कटिक महासागर है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्त, यहाँ से रीजनिंग के सवाल को हल करेंगे। इस बार 10 नंबर का रीजनिंग आ रहा है, यानी 5 क्वेश्चन इंटू 10, 10 नंबर का रीजनिंग आ रहा है इस बार भाई। तो देखिए कैसे सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि एक निश्चित कूट भाषा में स्विच को TBJSDG लिखा जाता है तो किस शब्द को CQFZE लिखा जाएगा? चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए। कोडिंग डी कोडिंग का लगभग 2 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, तो आपको हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होना चाहिए, उसका अपोजिट भी मालूम होना चाहिए। जैसे साथ देखिए स्विच SWITCH, स्विच को क्या कोड किया है? TBJSDG, यही कोड किया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे। यस होता है 19 नंबर, टी होता है 20 नंबर, डब्ल्यू होता है 23 नंबर, भी होता है 22 नंबर, आई होता है 9 नंबर और जे होता है 10 नंबर, टी होता है 20 नंबर, एस होता है 19 नंबर, सी होता है 3 नंबर, डी होता है 4 नंबर, एच होता है 8 नंबर, जी होता है 7 नंबर, यही होता है। तो देखिए 19 से 20 किया, यानी 19 में +1 को ऐड किया। फिर देखिए 23 से 22, यानी 23 में से -1 घटा दिया तो 22 हो गया है। फिर देखिए 9 से 10, यानी 9 में 1 जोड़ा 10 बन गया। फिर देखिए T20, यानी 20 से 19, यानी 20 में से 1 घटा दिया 19 बन गया। फिर देखिए C3 होता है, D4 होता है, यानी C3 में 1 जोड़ दिया तो 4 बन गया। फिर 8 से 7 देखिए -1, यानी इसमें सीरीज देखिए पहले +1 उसके बाद -1, फिर उसके बाद +1 -1, फिर +1 फिर -1। तो इसमें भाई पहले +1 से स्टार्ट हुआ है, फिर उसका तो -1 +1 -1 ऐसे सीरीज को बनाया है। तो पूछा किसका भाई? तो इसी प्रकार हम लोग इस CQFZD में लगाएंगे जो हमसे पूछा है। देखिए CQFZE, तो आप क्या करेंगे, पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग करेंगे। C 3 नंबर होता है, Q 17 नंबर होता है, और F होता है 6 नंबर, Z होता है 26 नंबर, E होता है 5 नंबर। तो पहले भाई देखिए +1 उसके बाद -1 +1 -1 +1, यही करना है। तो 3 1 4, 17 में से घटा देंगे 16, और 6 1 7, 26 में से घटाएंगे देंगे 25, 5 में 1 जोड़ देंगे 6। तो भाई देखिए 4 पे कौन अक्षर होता है? डी, आपका कौन होता है? डी होता है। पहले भाई क्या किया था भाई? पहले +1 किया था, बिल्कुल ठीक है। फिर उसका देखिए 17 से घटा देंगे तो भाई 16, 16 पे कौन होता है? पी होता है, यानी DP हो जाएगा। फिर 6 1 7, 7 पे कौन होगा? जी होगा। फिर देखिए दोस्त 26 में से 1 घटा दे 25 पे वाई हो जाएगा। फिर 5 1 6 पे एफ हो जाएगा, यानी DPGYF। तो भाई साहब इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं यार, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, कैसे हो सकता है ऐसे भाई? तो यहाँ से कुछ तो मैटर गड़बड़ा गया। CQFZD से भाई कैसे हो गया? एक सेकेंड +1 -1 ठीक हमने किया था ना दोस्त। एक बार फिर से चेक करेंगे इसको, कहीं मिस्टेक हो गया क्या? SWITCH, स्विच को क्या कोड किया था भाई? देखिए T किया है, B किया है, J किया है, A किया है, S किया है, D किया है, G किया है, यही क्या है भाई? उसका देखिए S तो होता है 19 ना भाई, उसके बाद T होता है 20, यानी देखिए 19 20 +1। इसमें हमने किया था C के बाद D आया था भाई, लेकिन इसमें D ऑप्शन तो कोई स्टार्ट ही नहीं, सब ब्रेड से स्टार्ट किया भाई। देखिए ब्रेड BRED भाई, इसमें कुछ दूसरा लगा है, देखते हैं एक बार। इस बार CQFZE ये है। C में यदि हम लोग अब मान लेते हैं इसमें -1 कर देंगे तो 2 आएगा, क्योंकि देखिए C 1 होता है 3 होता है, 3 में से घटाएंगे 2, 2 पे B,
भाई बी से सब स्टार्ट किया, यानी इस बार -1, इसमें क्या किया। फिर देखिए क्यों होता भाई 17, क्यों होता है 17, 17 से 1 घटा देंगे 16। इस बार साथी 1 सेकंड, -1 से इसमें +1 कर दिया जाए तो भाई मान लेते हैं हम लोग +1 करेंगे तो 17 का 18, 18 पर कौन होता है आर होता है, बी आर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्त इसमें हम लोग एफ है, एफ यहाँ से आपका देखिए यहाँ पे 6 है, एफ 6 होता है, यदि इसमें -1 करेंगे तो 5, 5 कौन ई होगा, तो भाई देखिए बी आर ई हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जेड है, जेड होता है 26, 26 में जोड़ेंगे 27, 27 पर कौन ए होता है तो बी आर ई ए, और देखिए यहाँ पे ई होता है 5, 5 में से घटा देंगे 4 यानी ब्रेड, तो ब्रेड होगा भाई सवाल का राइट आंसर। तो इसमें लगता है पहले -1, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है भाई। जैसे देखिए एस तो होता है 19, 19 से टी यानी भाई T20 हो जाता है, लगता है उल्टा कर दिया है। यदि एक निश्चित कोड भाषा में स्विच को TVJSD लिखा जाता है भाई ठीक लिखा था, लेकिन इस बार साथ ही इसमें देखिए उल्टा कर दिया भाई। पहले देखिए इसमें क्या किया -1 +1, -1 +1 -1। ओके दोस्तों, ब्रेड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 26 पे तो जेड होता है, जैसे ही अगला नंबर जैसे 27 पे बढ़ता है ना वो ए से स्टार्ट हो जाता है, तो ये ब्रेड ठीक हुआ भाई। इसमें तो देखिए पहले -1 से किया है तभी राइट आंसर है। जैसे इसमें तो देखिए भाई +1 से स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें हम जब -1 से हल किया तो ठीक आंसर ब्रेड आया। ओके, सेम प्रोसेस लगा है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए इस प्रश्न कॉल करिए आप लोग, यदि चिन्ह माइनस और भाग बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही होगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न कॉल करिए आप लोग। तो यदि चिन्ह माइनस और भाग को बदलना है, उसका देखना है कि समीकरण कौन सा सही होगा। यानी देखिए पहला ऑप्शन में रखना पड़ेगा, ऑप्शन बी में रखना पड़ेगा, ऑप्शन सी, उसका ऑप्शन डी। यानी आपको देखिए LHS बराबर RHS करना पड़ेगा दोस्त। जैसे देखिए पहला यहाँ पे देखिए 3 है तो इसको ऑप्शन ए में 3 करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में इक्वल बराबर 5 है तो 5 लाना पड़ेगा। ऑप्शन सी में देखिए 4 है तो 4 के बराबर लाना पड़ेगा। फिर डी में देखिए 9 है तो 9 लाना पड़ेगा। ये भाई माइनस और भाग को आपस में बदल कर इस समीकरण में आप रखेंगे। चलिए दोस्त हल करते भाई। पहले ऑप्शन हम लोग बदलेंगे माइनस और डिवाइड को। चलिए जैसे देखिए यहाँ पे 12 है, 12 के बाद तो प्लस है, प्लस के बाद 4 है, 4 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह भाई हम लोग डिवाइड रखेंगे। फिर उसके बाद 4 है, 4 के बाद फिर देखिए डिवाइड है 2, उसके बाद एक सेकेंड डिवाइड की जगह माइनस होगा भाई, माइनस होगा। फिर उसके बाद 2 होगा इक्वल 3 है। अब हम लोग इसको हल करेंगे बॉडमस के नियम लगा के। तो पहले साथ ही हम क्या हल करेंगे इसमें डिवाइड। तो देखिए 12 प्लस 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा, 1 फिर -2 है बराबर 3 है। अब देखिए यहाँ 12 और +1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 12 1 13, 13 में से 2 घटा देंगे बराबर 3 है। तो 13 में से 2 घटाएंगे देंगे तो 11। लेकिन साथ ही देखिए यहाँ पे हमें तो 3 आंसर लाना है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं मैच किया। ऐसे आप लोग साथ ही हल करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑप्शन बी पे चलेंगे। जब ऑप्शन बी को हल करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आराम से प्रश्न समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए पहले 6 है, 6 के बाद देखिए डिवाइड है तो डिवाइड की जगह भाई माइनस रखें, क्योंकि देखिए प्रश्न बोला है यदि चिन्ह माइनस और डिवाइड को बदल दिया जाए, यानी माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस रखना होगा। उसके बाद दोस्त देखिए 3 है, 3 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को एज इट इज रहने देंगे। उसको देखिए 12 है, 12 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह भाई डिवाइड रखना है। 6 उसके बाद बराबर 5। अब इसको हल किया जाए, देखिए 6 - 3 प्लस 6 का भाग 12 में देंगे तो भाई 6 दूना 12, 2 बार में जाएगा और इक्वल 12। अब देखिए प्लस की बारी आ गई तो +2 यहाँ पे +6 है। जो भी नंबर के बाद पहले कुछ भी साइन नहीं रहता वो हमेशा प्लस दर्शाता है। जैसे देखिए 6 और 2 कितना होता है 8, 8 में से 3 घटा देंगे इक्वल ये 5 है। ये साथ ही समीकरण मैच कर गया, यानी देखिए 8 में से जब 3 घटाएंगे तो 5। ये देखिए भाई LHS बराबर RHS आ गया, यानी ऑप्शन बी में देखिए हमें 5 आंसर लाना था भाई इस समीकरण को हल करने के बाद, माइनस और डिवाइड को आपस में चेंज करने के बाद, यानी ऑप्शन बी रखने में भाई हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे इस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे। यदि ऑप्शन बी में नहीं आता तो ऑप्शन सी को हम लोग चेक करते, 4 बराबर 4 लाते। यदि सी भी नहीं आता तो ऑप्शन डी में 9 बराबर 9 करते। ओके दोस्त, तो ऐसे ये प्रश्न हल होता है। आज आप लोग सीख जाइए बहुत अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। जैसे देखिए एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा,
भाई एक कोई आदमी का तस्वीर रखा है, शिवांग नाम का एक लड़का बोला, शिवांग नाम का लड़का का वह मेरी माता यानी शिवांग की माता के भाई का पिता है। तो दोस्त आप देखिए यहाँ शिवांग की जगह अपने आप को रखिए, शिवांग की जगह अपने आप को रख दीजिए, आसान हो जाएगा। जैसे शिवांग बोला वह मेरी माता यानी उसकी मम्मी के भाई, तो आप यदि अपने मम्मी के भाई को क्या बुलाते हैं, मामा बुलाते हैं। तो यदि आप शिवांग की जगह अपने आप को रख रहे होंगे तो देखिए वह मेरी माता के भाई यानी हमारे मम्मी के भाई कौन होते हैं, हमारे मामा जी होते हैं। तो मामा के पिताजी कौन होते हैं, हमारे नाना जी होते हैं। तो देखिए सवाल बोला ना कि वह शिवांग ने कहा, जैसे एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा वह मेरी माता के भाई का पिता यानी वह मेरी माता जो मम्मी है उनके भाई का पिता है। तो भाई यानी हमारे मम्मी के जो भाई हैं वो हमारे मामा होंगे, तो मामा के पिताजी क्या लगते हैं, नाना। तो वह आदमी शिवांग से किस प्रकार संबंधित होगा भाई, तो नाना हो जाएंगे, सिंपल सा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों दोस्त, इजी सवाल लगा आपको। अपने आप को रखिए, शिवांग की जगह अपने आप को रखिए। शिवांग ने कहा वह मेरी माता के भाई का पिता है, भाई वह मेरी माता के भाई यानी हमारे मम्मी के भाई के पिता है, यानी हमारे मम्मी के जो भाई लगते हैं वो मामा होते हैं और मामा के पिताजी हैं तो हमारे नाना लगेंगे। तो वह आदमी शिवांग से किस प्रकार संबंधित होंगे, भाई नाना ही होंगे ना। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है। बेजोड़ अक्षर युग्म समूह का चयन कीजिए। चलिए दोस्त, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और इनमें से भिन्न है, और वही भिन्न को बताना है। कौन सा भिन्न है बताइए, इस पर कॉल करिए, फटाफट इस सवाल को हल करिए। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है GTRI, तो हमने आपसे बोला है कि पहले तो भाई अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों को आपको मालूम होना चाहिए, नंबरिंग प्लस अपोजिट मालूम होना चाहिए। जैसे साथ देखिए जी का अपोजिट भाई टी होता है, आर का अपोजिट आई होता है। यहाँ तो अपोजिट का खेल हो चुका है, यहाँ पे हर एक अक्षर का अपोजिट क्या, जैसे कि 2 अक्षर स्टार्टिंग के, जैसे देखिए जी का अपोजिट होता है टी और आर का अपोजिट होता है आई होता है। उसका देखिए के का अपोजिट पी होता है दोस्त, उसका एन का अपोजिट एम होता है। ऑप्शन बी यानी पहला ऑप्शन और ऑप्शन बी ये दोनों बिल्कुल सेम हैं क्योंकि आपस में अपोजिट किए हैं। उसके बाद ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी देखिए डी का अपोजिट भाई डब्ल्यू होता है, एफ का अपोजिट तो भाई यू होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए वी दे रखा है। ऑप्शन सी देखिए आप लोग, ऑप्शन सी देखिए डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है लेकिन एफ का अपोजिट यू होता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में भाई भी दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अब आपको अपोजिट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपको निकालना है किसका, हम आपसे पूछ दे कि आपको मान लीजिए टी का अपोजिट बताना है, तो आप लोग कैसे बताएंगे बताइए, आप लोग क्या होगा टी का अपोजिट, हल कीजिए अपने से। तो हमेशा याद रखिए दोस्त, यदि जिस भी अक्षर का आपको अपोजिट निकालना है हमेशा आपको 27 में से घटाना है, लेकिन जिसका निकालना है ना उसका नंबरिंग मालूम होना चाहिए तभी। जैसे टी होता है 20 नंबर का, तो 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 7 आएगा। अब इस 7 का भी आपको अक्षर मालूम होना चाहिए। 7 पे कौन अक्षर आता है, जी आता है। उसी प्रकार हम आपसे पूछ दे कि आपको ओ का अपोजिट बताना है, ओ कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का। तो 27 में से जब आप लोग 15 घटाएंगे तो कितना नंबर आएगा भाई, 12 बचेगा। 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 आएगा। 12 पे फिर से कौन सा अक्षर होता है, एल होता है, तो ओ का अपोजिट कौन होगा भाई, एल होगा। तो यहीं पर देखिए यहाँ पे आर आई है, तो आर देखिए होता है 18, तो 27 में से जब आप 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। 9 पे कौन अक्षर होता है, आई होता है। देखिए यहाँ पे आर आई दे रखा है। ओके, अब देखिए ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। जैसे सी एक्स है, तो सी देखिए 3 नंबर होता है और एक्स होता है 24 नंबर। जब आप लोग 27 में से 3 घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 24 आएगा। देखिए यहाँ पे 24 एक्स दिया है, यानी केवल ऑप्शन सी में भाई अपोजिट नहीं दे रखा है एफ वी का, क्योंकि एफ का अपोजिट देखिए यू होता है। कैसे, देखिए एफ होता है 6 नंबर का, जब आप लोग 27 में से 6 को घटाएंगे तो देखिए 21 आएगा। 21 पे यू होता है, भी लेकिन 22 का होता है। ओके दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इनमें से बेजोड़ हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? नाइट्रोजन, इसका प्रतीक क्या होता है? नाइट्रोजन का प्रतीक आपसे पूछ देगा तो क्या होता है? N होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? भाई 7 होता है। हीलियम का प्रतीक क्या होता है? He होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है भाई? CO होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27 होता है। स्कैंडियम का प्रतीक क्या होता है? SC होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है। तो इन विज्ञान आवर्ती सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व कौन सा है? तो हीलियम है भाई। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण नहीं है? अब आपको मालूम होना चाहिए कि ज्वलनशील पदार्थ होते क्या हैं। तो साथी देखिए, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं ना, वे होते हैं जो आसानी से भाई आग पकड़ लेते हैं, आसानी से आग को पकड़ लेते हैं और तुरंत तेजी से जल जाते हैं भाई, उसे ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। देखिए एलपीजी में तो भाई तुरंत आग लगेगा और जलने लगेगा। पेट्रोल में भाई जानते हैं आप, तुरंत आग लगेगा और ये जलने लगेगा। कांच में, लेकिन कांच में ऐसा तो होगा नहीं, कांच में आग लगेगा? आप ही सोचिए कि कांच पे शीशा उषा में आग तो नहीं लगते ना। तो यही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अल्कोहल, शराब वराब में आप आग लगाएंगे तुरंत जलने लगेगा। तो ज्वलनशील पदार्थ आप समझिए दोस्त कि वे होते जो आसानी से आग पकड़ सकते हैं और तेजी से जल सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ज्वलनशील पदार्थ। तो यहाँ से कांच तो भाई ज्वलनशील पदार्थ है नहीं, इसमें तो आग लगता नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? हम लोग राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये किण्वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली, टमाटर, संतरा या सिरका में पाया जाता है? बताइए। तो टार्टरिक अम्ल भाई इमली में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। एक्टिनाइड श्रेणी कौन से धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है? एक्टिनाइड श्रेणी किन धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है? तो भाई 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षी रोग है? भाई इनमें से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षी रोग है? बताइए। तो याद रखिए रूमेटाइड अर्थराइट्स है, जो कि एक स्वप्रतिरक्षी रोग है। डी ऑप्शन रूमेटाइड अर्थराइट्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि एक स्वप्रतिरक्षी रोग है। चलिए तो साथी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने दोस्तों में भी साथी सेशन को शेयर भी करेंगे, प्लस चैनल पे नए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। ओके दोस्त, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके साथ में तैयारी करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। 1 अप्रैल से फिर से हम लोग एक रीस्टार्ट करेंगे, एक फिर से नया प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वह भाग जो मानव कान से संबंधित नहीं है। भाई वह भाग जो मानव कान से संबंधित नहीं है, कॉर्निया, पहला ये ऑप्शन भाई। कॉर्निया तो भाई हमारे आँख का जो पहला पार्ट होता है ना, वो होता है, इसी के माध्यम से प्रकाश हमारे आँखों में जाता है। ये कान का पार्ट है, कान का पार्ट नहीं है, मतलब कि आँख का पार्ट है कॉर्निया। लेकिन सवाल तो पूछा वह भाग जो मानव कान से संबंधित नहीं है, तो कॉर्निया आँख से संबंधित, कान से संबंधित नहीं है। स्टीरअप है और मुग्दरक है यानी हैमर है, एनविल है। ओके दोस्त, लेकिन कॉर्निया ऑक्स से संबंधित है, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। दूध में कौन से रोगाणु रोधी एंजाइम मौजूद होते हैं? दूध में कौन से रोगाणु रोधी एंजाइम मौजूद होते हैं? बताइए। 3-4 एंजाइम मौजूद होते हैं भाई, जो कि दूध में रोगाणु रोधी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो देखिए लैक्टोफेरिन होते हैं, एक तो लैक्टोपेरोक्सीडेज होते हैं और लाइसोजाइम होते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज और एक लाइसोजाइम होते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30।
मध्य मेला की सबसे अधिक या प्रचुर पदार्थ कौन सा है? मध्य मेला की सबसे अधिक या प्रचुर पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो याद रखिए पैक्टिन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही जैसा कि इसमें आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती का फॉर्म फिलअप चलें, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं मालूम है कि इस बार पेपर कितने मिनट का होगा, प्लस इस बार क्या नेगेटिव मार्किंग होगा भी कि नहीं होगा, प्लस साथ ही इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी भाई कितनी है ये भी नहीं मालूम है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक तो आर्मी जीडी प्लस ट्रेडमैन का सबसे डिमांडिंग पोस्ट रहता है आर्मी अग्निवीर एग्जाम में, तो एक साथ ही हम आप सभी लोगों के लिए सेशन इससे पहले प्रोवाइड कर दिए हैं। आप देखिए यदि आप आर्मी जीडी में, यदि आप आर्मी ट्रेडमैन में जाना चाहते हैं तो उसमें यदि आप सिलेक्ट होते तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया दोस्त, डिटेल में बताया, तो इस सेशन को आप जरूर लीजिए। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकसित को रोकता है? तो कौन सा पादप हार्मोन विकास को रोकता है भाई, बताइए? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकिनिन या एब्सेसिक अम्ल? तो इनमें से कौन सा पादप हार्मोन विकास को रोकता है? तो दोस्त याद रखिए एब्सेसिक अम्ल रोकता है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। एक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? भाई एक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। डैश द्रव का आयतन मात्रक है? तो इनमें से द्रव का आयतन मात्रक कौन है? द्रव यानी भाई लीटर यानी एल है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। ध्वनि तरंग का ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो साथी ध्वनि तरंग का कौन ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो आयाम करता है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, यानी ध्वनि तरंग का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऊष्मा के हस्तांतरण की दर अधिकतम है? तो किस प्रक्रिया के लिए ऊष्मा के हस्तांतरण की दर अधिकतम है? तो भाई विकिरण है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है? परिदर्शी एक यंत्र है जो किसका प्रयोग करता है? भाई साहब परिदर्शी एक यंत्र है जो कि किसका प्रयोग करता है, किस दर्पण का प्रयोग करता है परिदर्शी? तो याद रखिए समतल दर्पण का प्रयोग करता है परिदर्शी, एक यंत्र है और ये समतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? चलिए दोस्त इस प्रश्न कॉल करिए आप लोग, मैथ के सवाल है भाई। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इतना समीकरण दिया है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो चलिए अपने से हल करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? जैसे देखिए क्या दे रखा है भाई, 48/8 इंटू 1/30 प्लस 44/5 ये दे रखा है। तो इसमें बॉडमस के नियम लगाएंगे तो सबसे पहले कौन होगा, हल होगा भाई, भाग हल होगा। तो देखिए 8 का भाग जब 48 पे देंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से कितना हम लोग का होगा नया समीकरण, 6 इंटू 8 का भाग 48 में देंगे 6, तो 6 इंटू 1/30 फिर देखिए 44/5 है। अब देखिए यहाँ से 6 से भाई 30 में करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, है ना दोस्त। अब देखिए नया समीकरण 1/5 प्लस 44/5, यानी देखिए भाई ये दोनों क्या है भाई, ये आपके दोनों हर हैं यानी डिनोमिनेटर सेम है। तो आप क्या करते हैं डायरेक्ट ऊपर के जोड़ देते हैं और नीचे का जो रहता है वही लिख देते हैं, यानी 1 और 44 45/5 हो जाएगा, यानी 45/5 हो जाएगा। अब देखिए 45/5 हुआ तो 5 का भाग 45 में दे देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी इस सवाल का हम लोग का राइट आंसर कितना होगा 9 हो जाएगा, है ना दोस्त। एक बार और फिर से समझेंगे, बिल्कुल सर जी एक बार फिर से समझा दीजिए। जैसे देखिए समीकरण समझिए, 48/8 दिया है, फिर उसका देखिए गुणा 1/30 है, 1/30 है, फिर उसका देखिए प्लस 44/5 है। अब जब इसमें बॉडमस के नियम लगाएंगे आप लोग तो पहले भाग हल करेंगे, तो 8 का भाग जब 48 में देंगे तो 6 बार में, फिर देखिए इंटू 1/30 फिर देखिए 44/5।
अब देखिए ये इस जो 6 है, 6 का इसमें काटेंगे तो 5 बार में, यानी यहाँ से 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 6 का जब 30 में काटेंगे तो 5 बार में आएगा। 1/5 प्लस 44/5। जब जानते हैं आप लोग जो नीचे का दोनों समान रहता है तो बिल्कुल सेम यही नीचे लगाया जाता है और ऊपर का जोड़ दिया जाता है जितना भी रहता है। 44 और 1 है तो 45। अब देखिए 5 और 45, यानी 5 का जब आप भाग में 9 45 में देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी इस सवाल का देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 9, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 38 को सरलीकरण कीजिए। चलिए दोस्त सरलीकरण कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, देखते हैं इस सवाल को कौन हल करता है। चलिए जैसे 1 माइनस 216/729 दे रखा है, 729 दे रखा है, और ये ब्रैकेट क्लोज और लंबा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। चलिए दोस्त इस पर कॉल करिए, जैसे इस फॉर्मेट भी दिया है 1 माइनस 216/729 दिया है, आपको इसको हल करना है, सरल करना है। बताइए क्या आपका आंसर आएगा। चलिए हल करिए, देखते हैं। आप लोग इस समय ब्रैकेट को हटा दीजिए, ब्रैकेट को हटा दीजिए, एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब हल करिए आप लोग। चलिए दोस्त हल कीजिए फटाफट, फटाफट हल करेंगे। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा भाई, 1 माइनस 216/729। देखते हैं कौन आंसर आता है, ये देख ही लेते हैं भाई। आप सभी का चैलेंज दे रहे हैं इस सवाल को हल करने के लिए। तो जैसे साथी कितना दे रखा है, 1 माइनस 216/729 दे रहा है, तो भाई 1 है तो इसको हम 1 के एक रूप में मान सकते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे जब, तो 729 एलसीएम आएगा। तो इसको हल कैसे करते हैं, पहले तो 1 का भाग इसमें दिया जाता है, कोई भी नंबर आता है तो पहले भाग दिया जाता है, फिर ऊपर वाले से गुणा कर दिया जाता है इससे। तो पहले 1 का भाग जब हम लोग 729 में देंगे तो 729 आएगा, और 729 का मल्टीप्लाई यदि हम 1 में करेंगे तो 729 आएगा भाई, है ना। फिर उसका देखिए ये 729 है, 729 का भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई फिर इसमें 216 में करेंगे 216 आएगा, है ना दोस्त। अब देखिए 729 में से 216 घटाए कितना आएगा, 9 में से 6 घटा 3, उसके बाद 9 में से 6 घटा 3, 2 में से घटा 1, 7 में से 2 घटा 5, यानी 513/729 आएगा भाई। 513/729 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी देखिए 513/729। ओके दोस्तों, इस सवाल का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 39, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त एलसीएम 270 है और उनका महत्तम समावर्त यानी HCF 9 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भाई फार्मूला आपको मालूम है कि नहीं एलसीएम एचसीएफ का, पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू HCF, HCF ये होता है। तो भाई देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम यहाँ पे 270 दिया है, तो एलसीएम की जगह 270 रख दीजिए, और HCF यानी महत्तम समावर्तक 9 दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल, यही देखिए दो संख्या है भाई, तो दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू HCF यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर 270 इंटू 9, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 0 9 7 63 के 3 6, 9 दूना 18 6 24, यानी 2430। कितना आंसर होगा 2430 बी ऑप्शन। कितना सिंपल लगा साथी ये सवाल। यदि इस तरह का सवाल आ गया तो ये फार्मूला भाई पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर एलसीएम इंटू HCF। आपसे ऐसे भी सवाल पूछ देगा कि पहला इंटू दूसरे का नंबर एलसीएम दे देगा, HCF पूछ देगा, और HCF देके एलसीएम पूछ देगा, या तो दो गुणनफल का ये जो है ना, दो गुणनफल है ना, इनका कोई नंबर एक देगा, एलसीएम HCF देगा तो पहला नंबर पूछ देगा, ऐसे भी ये पूछ सकता है। ये फॉर्मूला है, इसे आप याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, 1200 रुपये पर 18% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीनों के लिए साधारण ब्याज क्या है। चलिए दोस्त सबसे पहला इसमें आपको क्या काम करना है, यदि साधारण ब्याज का फार्मूला आपको तो मालूम होगा, प्लस साधारण ब्याज आपसे पूछेगा, तो सबसे पहले जो साथी महीना है ना, इसको आप लोग वर्ष में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप लोग महीना को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक साल में कितने महीने होते हैं भाई, 12 महीने तो हैं, तो 9/12 कर देंगे। ये अब आप भरेंगे फार्मूला में। जैसे देखिए क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर कितना होता है भाई,
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, ये फार्मूला होता है। देखिए साधारण ब्याज को भाई सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और हमेशा याद रखिए दोस्त, प्रिंसिपल जो रहता है ना सबसे अधिक नंबर में रहता है, ये 1200, तो पी की जगह भाई 1200 रख देंगे। रेट हमेशा प्रतिशत में रहता है, जो रेट होता है या दर होता है वो हमेशा दोस्त परसेंटेज में रहता है, यानी 18% है तो 18 मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम देखिए 9 महीना है, तो 9 को हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 12 से भाग करके हल करेंगे। उसके बाद नीचे 100 है। अब इसको हल किया जाए, जैसे देखिए 00 100 में है तो इस 1200 में 00 काट देगा, तो नीचे देखिए कुछ नहीं बचा है। अब ऊपर केवल 12 इंटू 18 इंटू 9/12 बचा है। अब हम साथी कुछ इसको सिंपल फॉर्म में बनाएं, सिंपल फॉर्म में बनाया जाए। जैसे देखिए यहाँ हम 18 है, तो यदि हम 18 में साथी 6 का भाग करेंगे तो 3 बार में आएगा। फिर उसका दोस्त 6 का फिर 12 में करेंगे 2 बार में आएगा, है ना। फिर देखिए इस 2 का जब हम लोग 12 से काटेंगे तो भाई 6 बार में आएगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, 6 बचा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 बचा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 बचा है, और नीचे भी कुछ नहीं बचा, या तो उसके बटे में भी कुछ नहीं बचा है। तो 6 इंटू 3 इंटू 9 कितना होगा, 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, 6 18, 18 9 162, यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 162 होगा। जब आप 6 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 162 है। यानी भाई 1200 रुपये पर 18% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए साधारण ब्याज कितना रुपया होगा, 162 रुपये होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे भाई लंबाई कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, चौड़ाई कितना दे रखा है दोस्त, चौड़ाई यहाँ पे 8 मीटर दे रखा है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर दे रहा है, उसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल पूछा, फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है। लंबाई 8 दे रखा है और लंबाई 10 दिया है और चौड़ाई 8 दिया, यानी 10 8 80, 80 वर्ग मीटर होगा। 80 वर्ग मीटर देखिए ऑप्शन सी, 80 वर्ग मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं मेरे भाई। आप लोग याद रखिएगा मीटर में होता है क्षेत्रफल एरिया, तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन 80 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा भाई, मीटर होता है। तो 41 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे। मान लेते हैं यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे 15 मीटर दिया है, और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है भाई इसकी दे रखा आपको, इसकी 15 ही दे रखा है मीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, उसका क्षेत्रफल बताइए कितना आंसर होगा। चलिए हल करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 42, जैसे देखिए एक ट्रेन की औसत गति ज्ञात करना है भाई, औसत गति यानी स्पीड, औसत उसका स्पीड में ज्ञात करना है स्पीड। यदि यह पहले 5 घंटे में 680 किलोमीटर और फिर अगले 10 घंटे में 940 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो भाई आपसे औसत गति पूछा यानी स्पीड पूछा है। सबसे पहले औसत कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सभी नंबरों को जोड़ते हैं, जितना होता है उससे भाग कर देते हैं, यही औसत निकालते हैं। सबसे पहले देखिए कुल दूरी, यह किसने मतलब कि ट्रेन कितना यात्रा की है भाई, कुल दूरी यात्रा कितनी है इसकी। पहला तो देखिए पहले 5 घंटे में 680 किलोमीटर, यानी पहले तो देखिए 680 दौड़ा, फिर उसके बाद अगले 10 घंटे में 940, यानी फिर अगला में 940, यानी भाई इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 680 940 कितना आएगा, 680 600 और 900 1500, 1500 और 80 40 120, यानी 1620 होगा भाई, 1620। यानी जो कुल दूरी यात्रा की है ट्रेन ने पहले स्टार्टिंग में 5 घंटे और 10 घंटे मिलाकर, तो 1620। उसके बाद भाई इसमें कितना समय लगा है, यानी कुल टाइम कितना लगा है, समय कितना लगा है, पहले देखिए 5 घंटा प्लस 10 घंटा, यानी भाई 15 घंटा लगा है। तो औसत कैसे निकालेंगे, अब स्पीड निकाल दीजिए भाई। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया है और यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है भाई साहब। तो डिस्टेंस देखिए 1620, टाइम यहाँ से 15, यानी 1620/15 स्पीड औसत गति निकल जाएगी।
औसत गति निकल जाएगी, ऐसे निकाला जाता है। चलिए हल करके बताइए, 1620 बट्टे में 15 कितना आंसर आएगा? हल किए जी आप लोग। जैसे स्पीड देखिए क्या होता है अब दोस्त, डिस्टेंस अपन टाइम, तो उसने मिलाकर देखिए पहले भाई 680 और 940 मिलाकर 1620 पूरा टोटल यात्रा किया। फिर टाइम भाई पहले 5 घंटा और 10 घंटा, 5 घंटा 10 घंटा कितना हो जाएगा? 15 घंटा। अब स्पीड बराबर यही होता है डिस्टेंस अपन टाइम, तो अब इसका भाग किया जाए। जैसे 15 162, यानी भाई देखिए कितना होगा यहाँ से आप सभी का, यहाँ से 15 एकम 15, 15 दहा में 150, 15 दहा में 150, तो 162 में से 150 घटाएंगे तो 12, और यहाँ पे 0, 15 8 120, यानी भाई स्पीड बराबर कितना हो गया? 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा स्पीड औसत। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 का ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 43 को। एक छाता 80 रुपये में खरीदा जाता है और 68 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? चलिए दोस्त इस प्रश्न कॉल करिए। जैसे एक अम्ब्रेला यानी छाता है, एक छाता ये, इसे 80 रुपये में आप खरीदते हैं, है ना, और उसे 68 रुपये में बेच देते हैं। भाई 80 रुपये जब आप लोग खरीदेंगे तो उसे 68 रुपये में बेच देंगे, तो यहाँ से आपको घाटा लग रहा है ना। कितने घाटा लग रहा है? 12 रुपये घाटा लग रहा है। क्यों दोस्त? जब कोई भी सामान, मान लीजिए आप कोई भी सामान 10 रुपये खरीद रहे हैं और जाकर उसे आप 8 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो भाई 2 रुपये घाटा लग रहा है कि नहीं? यदि वही सामान 10 रुपये बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और उसे 12 रुपये में बेच रहे हैं, 2 रुपये का फायदा होगा वहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए 80 रुपये का छाता खरीदा जा रहा है और 68 रुपये में बेच दिया जा रहा है, यानी भाई ये कम बेचा है, यानी क्या हो रहा है भाई? घाटा लग रहा है। कितने घाटा लग रहा है? 12 रुपये का घाटा लग रहा है। किससे घाटा लग रहा है भाई? 80 रुपये का, क्योंकि हम भाई 80 रुपये खरीदे हैं तो 80 रुपये से तो हमें घाटा लगेगा, है ना। तो इसमें हमें प्रतिशत निकालना है, तो भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, बस काट दीजिए, कुछ ना कुछ कटेगा। जैसे देखिए 1 0 1 0 इसको काटेगा, फिर देखिए 4 से जब 12 में करेंगे तो 4 ते 12 और 4 दूना 8, और यहाँ पे देखिए 2 का 10 में कर देंगे तो 5, यानी 5 × 3 15, यानी 15% हो जाएगा। इस सवाल का 15% हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत क्या होगा भाई? 15% हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। और मान लीजिए एक सवाल हम यही पे होता कि आप यदि कोई भी सामान 20 रुपये खरीद रहे हैं, उससे आप मान के चलिए 16 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 रुपये घाटा आपको लग रहा है। तो 4 रुपये घाटा लग रहा है, लेकिन किससे लग रहा है भाई? 20 से लग रहा है। तो इसको हमेशा नीचे रखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 20 पंजे 100 और 5 का 20, यानी जब आप 20 रुपये के सामान 16 रुपये में बेच रहे हैं तो आपका हानि प्रतिशत कितना लगेगा भाई? तो 20% का हानि आपको होगा। ओके, तो बिल्कुल सेम यही था। तो यहाँ से 43 का बी ऑप्शन 15% बिल्कुल राइट आंसर, हानि प्रतिशत भी हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 44 को। देखिए यदि a + b = 7 और ab = 12 है, तो a² + b² किसके बराबर होगा? जब साथी यदि a² + b² आ गया तो सिंपल आप जानते हैं फार्मूला कौन लगाएंगे? a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। किसका दोस्त? a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। अब देखिए a + b की जगह देखिए यहाँ पे प्रश्न में 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर सिंपल कर देंगे। उसके बाद a² + b², देखिए यही पूछा है, तो a² पूछा है प्लस b² पूछा है प्लस 2, और ab का मान देखिए इस प्रश्न में क्या दे रहा है भाई? 12 दे रखा है। ab का मान 12 दिया, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई सिंपल। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, और यहाँ से देखिए a² + b² हो जाएगा प्लस 2 × 12 कितना हो जाएगा? 24, 12 दूना 24। जब आप a² + b² बराबर जब आप लोग 49 को उधर ले जाएंगे तो 49 - 24 हो जाएगा। 49 - 24 कितना हो जाएगा भाई? 25 हो जाएगा, यानी a² + b² बराबर कितना होगा? 25 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखिए सी दे रखा है भाई, तो 44 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए यदि 10 संख्याओं का औसत 40 है, पहले भाई 10 संख्याओं का औसत 40 दे रखा है, यानी 400 हो जाएगा, तथा उनमें से 6 का औसत 28 दिया है, यानी 6 का औसत 28 दिया, यानी 6 × 48 का 8, 4 6 दूना 12
4 16 यानी 168 हो जाएगा। तो शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? जैसे पहले देखिए 10 संख्याओं का औसत 40 दिया है, उसका 6 का औसत 28 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, पहले माइनस करेंगे। तो शेष 4 का पूछा है, तो 400 में से 168 घटाइए, कितना होगा? देखिए 10 में से 8 घटेगा 2, 9 में से 6 घटेगा 3, 3 में से घटेगा 2, 232 आ गया। तो शेष 4 संख्या होगा। तो औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को पहले हम लोग उसमें जोड़ते हैं, फिर उसका जितना पूछता है उससे भाग कर देते हैं। तो 232 बटे में 4, 4 संख्याओं का औसत पूछा है, तो कितना होगा भाई? 4 पंजे 20, 23 में से 20 घटाएंगे 3 और उधर जाएगा तो 32, 4 बटे 32 यानी कितना होगा? 58। ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना सिंपल साथी ये सवाल था भाई। यदि साथी आपको कोई भी प्रश्न पे डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे बिल्कुल बेहिचक पूछिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए इस बार आर्मी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए। ओके दोस्त, तो सिंपल पहले देखिए 10 संख्याओं का औसत 40, तो ये 400 बराबर के बराबर हो या मल्टीप्लाई होता है। फिर देखिए उनमें से 6 का औसत 28 दिया, तो 6 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो 168 हो जाएगा। तो शेष 4 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? जब पहले हम 10 संख्या का और 6 का निकाल कर उसमें से माइनस करेंगे तभी तो 4 से भाग करके निकालेंगे। तो 400 में से 168 घटाएंगे 232, 232 का जब 4 में भाग करवाएंगे तो भाई 58 होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही ये पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है 45 क्वेश्चनों का। आप बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर आज की सेशन से? चलिए फटाफट बताइए। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछे दोस्त। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को भी शेयर भी कर देंगे। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। मिलते शाम को 6 PM पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।